कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का पहला वीडियो है ये मेरा, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला पार्ट है, जो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समाकलन। देखो, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, एग्ज़ाम में इसका वेटेज बहुत है, आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, और सबसे खासियत इसकी ये है कि इसको पढ़ने के लिए आपको पिछले चैप्टर्स आने चाहिए, ये सब ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ अवकलन और बेसिक त्रिकोणमिति आए, अगर आती है तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समाकलन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं, साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है कॉस एक्स। किसी तरह से ऐसा कोई जुगाड़ लगाया जाए कि कॉस एक्स से हमें दोबारा साइन एक्स मिल जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो देखो, कॉस एक्स से हमें दोबारा साइन एक्स प्राप्त करने के लिए हमें कॉस एक्स का समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। यानी साइन एक्स का अवकलन करने के बाद हमको मिलता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का समाकलन करने के बाद हमको मिलेगा साइन एक्स। यानी यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। यानी अगर मुझे समाकलन की डेफिनेशन देनी पड़े, मतलब परिभाषा, चलिए परिभाषा इसकी लिख ही लेते हैं। समाकलन की परिभाषा क्या है? परिभाषा, तो समाकलन की परिभाषा है कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस होता है। समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है, यानी कि अच्छा मतलब अगर हम d/dx साइन एक्स का करते हैं तो हमको मिलता है कॉस एक्स। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या हम कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो हमको साइन एक्स मिलेगा? बिल्कुल। अगर हम साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो हमको मिलेगा साइन एक्स। यानी कि हमने साइन एक्स का d/dx करते हैं तो हमको मिलता है कॉस एक्स, लेकिन अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन एक्स। यानी हम पहले ही से बोल चुके हैं डेफिनेशन में कि समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। यानी अवकलन करने के बाद जो हमको मिलता है उस चीज़ का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमको पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम d/dx cos x का करते हैं तो हमको मिलता है माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर हम माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको cos x मिल जाएगा। क्योंकि परिभाषा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। यानी अवकलन करने के बाद जो हमको मिला है आंसर, उस आंसर का अगर समाकलन कर देंगे तो हमको पहली वाला फंक्शन मिल जाएगा। यानी समाकलन क्या होता है? अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी अगर हमें d/dx cos x का किया तो मिला sin x, तो इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा cos x। तो इंटीग्रेशन sin x का क्या मिलेगा? ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस इंटीग्रेशन sin x dx बराबर cos x। तो ये माइनस जब उधर पहुंच जाएगा तो इंटीग्रेशन sin x dx बराबर मिल जाएगा माइनस cos x। ओके, तो अगर हमें डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछता है इंटीग्रेशन की तो हम क्या बताने वाले हैं? इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है, यानी समाकलन की डेफिनेशन होती है कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर एक और एग्जांपल हम लें, चलिए मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे इंटीग्रेशन अगर मैं d/dx x की पावर n+1 अपॉन n+1 का करता हूं तो इसका अवकलन क्या होगा? n+1 तो अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, 1/n+1। x की पावर n+1 का अवकलन क्या हो जाएगा? घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, x की पावर n+1 -1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/n+1 और ये n+1 और ये x की पावर 1 से 1 कट जाएगा, x की पावर n, और ये n+1 से n+1 कट जाएगा। तो d/dx
एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का क्या मिलेगा हमको, एक्स की पावर एन। यानी कि अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा तो हमको क्या ये पुराना वाला फंक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब अगर हम इंटीग्रेशन इधर कर रहा हूं मैं कि अगर हमें इंटीग्रेशन x की पावर n dx का करूंगा तो हमको यही वाला फंक्शन मिल जाएगा। यानी x की पावर n dx बराबर क्या मिल जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्या यही होता है? वैसे अगर जिसको इसका फार्मूला पता होगा वो उसे पता चल गया होगा, ये बिल्कुल वही आ गया है जो हमको पहले से पता था। यानी कि आप एक बात समझ रहे हैं कि मैं जिस चीज का अवकलन करने के बाद हमको जो मिल रहा है उसका समाकलन करने के बाद हमको वही वाला पुराना फंक्शन मिल जा रहा है। यानी डेफिनेशन मेरी सही है। मतलब डेफिनेशन क्या कह रही है कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। चलिए इतना नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन नहीं, अगर हम d अपॉन डी एक्स यानी a की पावर x का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, a की पावर x ln a या log बेस ई ए, क्या मिलता है, log बेस ई ए। ये होता है a की पावर x का अवकलन। अच्छा सर, मतलब a की पावर x का अवकलन करने के बाद हमको ये मिला, तो इस चीज का समाकलन करने के बाद हमको ये मिलना चाहिए। देखना यही मिलेगा हमको। अगर मैं समाकलन कर दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन करूंगा a की पावर x log बेस ई ए, तो हमको क्या मिलेगा, a की पावर x मिलेगा। अच्छा आपको पता है log बेस ई ए ये तो एक अचर चीज है जो कि बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के। मतलब log बेस ई ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका निकल आएगा, a की पावर x dx का। यहाँ पे लिख देंगे हम dx। अभी हम समझाएंगे ये dx का मतलब भी क्या होता है। अभी आप देखो, ये एक कांस्टेंट चीज थी, मतलब अचर चीज थी, तो अचर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका रहेगा, सिर्फ a की पावर x का, और ये dx बराबर में क्या लिखा है, a की पावर x। आपको पता है ये एक कांस्टेंट चीज है, तो ये गुणा में यहाँ पे उधर जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a की पावर x dx का, a की पावर x अपॉन log बेस ई ए। अगर जिसको फार्मूला पता है उसको तो पता चल गया होगा कि अरे हाँ यही तो a की पावर x dx का फार्मूला आता है। ओके, इस चीज को, ये जो log बेस ई ए लिखा हुआ है ना, इसको हम a की पावर x ln a भी बोलते हैं, ln a बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx क्या आ गया है मेरा, a की पावर x अपॉन ln a आ गया है, ठीक है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं इसमें। लेकिन अगर अभी आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं तो लास्ट में सी भी तो आता है, आप तो लिख ही नहीं रहे हो सी। चलो मैं उस सी को भी समझाता हूँ, ठीक है। सी की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, आखिर वो सी क्यों आता है, ठीक है। चलो रीजन समझते हैं उस सी का। ओके, तो रीजन बिहाइंड सी, या फिर हम बोल सकते हैं सी की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। देखते हैं भाई सी क्यों आता है। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि आप d अपॉन डी एक्स निकालिए साइन एक्स का, तो आप क्या निकालते हैं, कॉस एक्स। अगर कोई कहता है आप d अपॉन डी एक्स निकालिए साइन एक्स प्लस वन का, तो भी आप क्या करोगे, साइन एक्स का कर दोगे, वो कॉस एक्स आ जाएगा, वन का तो जीरो आ जाएगा, यानी फिर भी आंसर मेरा आएगा कॉस एक्स। लेकिन अगर हम d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस टू का करेंगे, फिर से हमारे पास साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन टू का फिर से जीरो हो जाएगा, यानी d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस टू का भी क्या आने वाला है, कॉस एक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस थ्री अगर मैं ले लेता हूँ, थ्री की जगह पे कोई सा कांस्टेंट नंबर ले लो, कोई सी अचर राशि ले लो, तो फिर से साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन उस कांस्टेंट नंबर का जीरो हो जाएगा। यानी इस केस में भी हमारा अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। लेकिन जस्ट अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब साइन एक्स का यहाँ पर इस केस में, पहले वाले केस में साइन एक्स का मैंने अवकलन किया तो मुझे मिला कॉस एक्स। यानी पहले केस में अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा साइन एक्स। दूसरे वाले केस में भी हम अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस केस में हमको मिलना चाहिए साइन एक्स प्लस वन, तो हमको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वन।
तीसरे वाले केस में हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है यार, इंटीग्रेशन अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब अवकलन करने के बाद जो हमें मिला है उस चीज का समाकलन कर देंगे तो हमें पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। यानी इस केस में हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें sin x + 2 मिल जाएगा। यानी इस केस में हमें मिल जाएगा sin x + 2। लेकिन इस केस में अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा sin x + 3। अच्छा आप चीज एक बात बताओ यार, इसमें भी हम cos x का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमें sin x मिल रहा था, इसमें cos x का कर रहे थे sin x + 1 मिल रहा था, इसमें कर रहे थे sin x + 2 मिल रहा था। आखिर cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है वो समझो यार। मतलब cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली यहाँ पे है कि मैं इतने सब केसों में cos x का इंटीग्रेशन कर रहे थे, सब में sin x तो आ ही रहा था, लेकिन sin x के साथ साथ एक कांस्टेंट चीज भी आ रही थी या अचर संख्या आ रही थी। देखो इस केस में अगर अचर संख्या की बात करें तो कुछ नहीं है, मीन्स 0 है। इस केस में अचर संख्या कितनी है, 1 है। इस केस में अचर संख्या कितनी है, 2 है। इस केस में कितनी है, 3 है। यानी कल को अगर मुझे sin x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो हम सिर्फ sin x ना लिख के क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन अगर cos x का करना पड़ जाए तो क्या लिखूंगा, sin x प्लस एक कांस्टेंट नंबर c। यानी कभी भी इंटीग्रेशन किसी भी चीज का करेंगे तो उसके बाद में c लगाएंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि हम देख रहे थे sin x का अवकलन आ रहा था cos x, लेकिन sin x + 1 का भी अवकलन cos x आ रहा था। तो इस केस में इंटीग्रेशन करने पड़े, हमें sin x मिल रहा था, इसमें भी हमें sin x मिल रहा, इसमें हमें sin x + 1 मिल रहा था, इसमें sin x + 2 मिल रहा था। मतलब हमको एक कांस्टेंट चीज मिल रही थी। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर d/dx, ध्यान से सुनना जरा, d/dx cos x + c का करता मैं अवकलन तो मुझे क्या मिलता, तो क्या मुझे sin x मिलता, या सॉरी ऐसा कर लेते हैं, d/dx अगर मैं sin x का करता या sin x + c का करता तो मुझे क्या मिलता, cos x मिलता। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता तो हमको क्या मिलता, sin x + c। आपको शायद रीजन अब समझ में आ गया होगा कि कभी भी जब किसी चीज का इंटीग्रेशन किया जाता है तो बाद में c क्यों आता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे, देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने sin x का अवकलन किया, मुझे मिला cos x, तो मुझे cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद sin x मिलना चाहिए था, मिलेगा भाई। sin x + 1 का अवकलन किया तो मुझे मिला cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, sin x + 1 मिलेगा। यहाँ इस केस में क्या मिलेगा हमको, sin x + 2 का अवकलन मेरा आया cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, sin x + 2 आना चाहिए। यानी आखिर cos x का इंटीग्रेशन होगा क्या, तो हमने एक बात नोटिस की कि सब केस में cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद sin x तो कॉमन चीज थी, लेकिन उसके बाद जो आ रहा था ना वो एक कांस्टेंट नंबर था। यानी कभी भी जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट नंबर जरूर आता है, उस कांस्टेंट नंबर को मैंने c बोला है। ठीक है, एक बात नोटिस करो जरा, हर सवाल में कांस्टेंट की वैल्यू बदल रही है। आप एक बात कह सकते हो कि सर ये जो कांस्टेंट है वो तो बदल रहा है, तो फिर ये कांस्टेंट किस बात, मतलब अचर चीज हर सवाल में अचर की वैल्यू बदल रही है, तो फिर ये अचर कहाँ हुआ, वो तो चर हुआ। देखो ध्यान से, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो c की वैल्यू फिक्स है, अचर की वैल्यू फिक्स है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको एक अचर बोलते हैं, लेकिन हर सवाल में ये अचर अलग अलग होता है, इसीलिए इस अचर को हम मनमाना अचर बोलते हैं। मनमाना नियतांक भी कहते हैं इसको, c को कहते हैं मनमाना नियतांक। मनमाना नियतांक क्योंकि ये हर सवाल में अलग अलग हो सकता है, ठीक, बट नियतांक होगा। या अंग्रेजी में इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आई होप आपको इस सी की मिस्ट्री का अंदाजा लग गया होगा, ये किसी भी इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये सी क्यों मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सी को समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सी की मिस्ट्री हल करने के बाद हमने एक चीज भी नोटिस की थी। जब हम इंटीग्रेशन किसी भी चीज का कर रहे थे, जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक मिनट, जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे साइन एक्स का, इंटीग्रेशन साइन एक्स का या कॉस एक्स का लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का कर रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, साइन एक्स प्लस सी।
आज के बाद जब भी हम अनिश्चित समाकलन करेंगे तो बाद में सी जरूर लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम सीख के आए हैं ये सी कैसे आता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो बाद में ये dx का मतलब क्या होता था। तो देखो dx का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो dx है ना वो बता रहा है कि समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है, किसके सापेक्ष किया जा रहा है। समाकलन आखिर सापेक्ष किसके किया जा रहा है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे जो dx लिखा है ना वो बताता है। जैसे इस केस में जो समाकलन है ना वो x के सापेक्ष किया जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि आप समाकलन किसी भी फलन के सापेक्ष कर सकते हो या किसी भी चर के सापेक्ष कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके पास जैसे मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखाई दे रहा हूँ, नोट पॉइंट आप लिख लेना कि समाकलन किसी भी चर या फलन के सापेक्ष किया जा सकता है, फलन के सापेक्ष किया जा सकता है। देखो समाकलन किसी भी चर अथवा किसी भी फलन के सापेक्ष कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये सब पहले ये देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं हो रहा है फिर मतलब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू का एक्स स्क्वायर प्लस टू का एक्स प्लस वन के सापेक्ष समाकलन कीजिए। देखिए जैसे मेरे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस टू का एक्स प्लस वन के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू किसके सापेक्ष करना है हमको, एक्स प्लस वन के सापेक्ष। तो लिखूंगा मैं डी और डी के अंदर मैं लिखूंगा एक्स प्लस वन। अरे ये सवाल वैसे देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे डी एक्स या डी वाई या डी जेड कुछ भी होता तो समझ में भी आता, बट यहाँ पर तो डी एक्स प्लस वन लिखा हुआ है। अरे मैंने अभी अभी बोला है कि समाकलन किसी भी चर अथवा किसी भी फंक्शन के सापेक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स प्लस वन लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चलो मैं ही करता हूँ। इसमें क्या करूँगा मैं, एक्स प्लस वन को कुछ मान लूंगा, मान लेते हैं टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि अवकलन करने की बहुत ही गंदी आदत पड़ी होती है हमेशा, लेकिन अवकलन मत करना। कुछ क्या करना, आप थोड़ा मैन्युपुलेशन करना। मतलब आप करना क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू को आप ऐसा लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी, और इसको अभी आप एक्स प्लस वन ही लिखा रहने दो, ठीक है। ओके मैं एक मिनट मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इस चीज़ को आप ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके ये क्या लिखा है, डी एक्स प्लस वन। अब अगली स्टेप में आप क्या करो, एक्स प्लस वन को टी मान लो। अवकलन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्या है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मानना है, टी मानना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा टी और प्लस वन और ये हो जाएगा डी टी। तो अब टी प्लस वन डी टी का समाकलन करना बहुत आसान है। देखो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ। अभी शायद मैंने प्रूफ भी किया था कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, ये फार्मूले सब प्रूफ करेंगे हम। लेकिन अभी देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो समाकलन में क्या होगा, मैं एक काम करूंगा कि इंटीग्रेशन ये जो t प्लस वन है ना, तो t का तो हो जाएगा t की घात एक मान के, इस फार्मूले का यूज करके t की घात वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, टी की घात n वाला फार्मूला लगा देंगे, प्लस
इंटीग्रेशन 1 का, अच्छा मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी मैं आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा, अगले वीडियो में समझाऊंगा, बट अभी आप देख लो जो 1 होता है ना, 1 का इंटीग्रेशन इस केस में t हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जब इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देते हैं और बाद में लिख देते हैं c। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, इसको t की घात 2 हो जाएगा, ये t की घात 2/2 प्लस t प्लस c। चाहे तो आप इस c को सबसे एंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से लिख के लाना बेकार है। टी स्क्वायर प्लस 2, अब t तो मैंने अपनी तरफ से माना था, t की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे रख देते हैं। t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि देखो यार, समाकलन ना किसी भी चर और किसी भी फंक्शन के सापेक्ष कर सकते हैं, उसका मैंने एक एग्जांपल देख लिया, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये नोट कर लो। ओके चलिए भाई, हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, 3 एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्लियर कर देंगे कि कैसे किसी भी फंक्शन के या किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक दो प्रॉपर्टी और समझ में आ जाएंगी जो मैंने लिखाई नहीं है, आगे चल के लिखा भी दूंगा। अभी ये तो पहला ही वीडियो है और इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वैसा ये तो एक फार्मूला ही होता है, तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, एक्स की पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो एक्स की पावर n+1 हो जाता है अपॉन n+1 + c हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसका यही आंसर है, सही। ये भी वैसा फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन a की पावर x dx। इसका आंसर क्या आता है, a की पावर x अपॉन, मैंने अभी बताया इसको, log बेस e a प्लस c। a की पावर x का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इनके डेरिवेशन हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहले ये नोट कर लो। ओके, इधर 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 इंटीग्रेशन a इंटू एक्स की पावर n dA का क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन a इंटू एक्स की पावर n dA। अब भी आप अगर आपने ऐसा किया, मान लेते हैं अगर आपने ऐसा किया, a को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x की पावर n dA लिखा है, तो आप कहोगे सर a बाहर रखा है ना, इसका तो अभी मैंने पढ़ाई है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप गलत कर दोगे, आप कहोगे सर गलत कैसे हो सकता है, फार्मूला तो सही लगाया मैंने, देखो गलत क्यों हो गया पता है। अब की बार इस केस में देखो, आप इंटीग्रेशन कर किसके सापेक्ष रहे हो, देखो इंटीग्रेशन ना जिसके सापेक्ष करते हो उसे हम चर मानते हैं, ठीक है, और उसी का इंटीग्रेशन किया जाता है, मतलब उसी का समाकलन करते हैं। तो इस केस में हमारे पास a के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से a के सापेक्ष, तो यानी कि a जो है ना वो हमारा चर होगा और बाकी x की पावर n अचर की तरह काम करेगा। और आपको पता है इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन अचर का नहीं करते हैं, अचर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n बाहर आ जाएगा और a का जब हम a के ही सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो आपको पता है ये ऐसा है बिल्कुल, ये इस तरह काम करेगा, इंटीग्रेशन x dx। और आपको पता है x dx का समाकलन कैसे होगा, x की पावर 1 मान लेंगे इसको, और इसमें क्या करते हैं यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 + c। देखो फार्मूले हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, फिलहाल आप लोग समझते जाइए, ठीक है। तो ये इसका बताओ जरा क्या होगा, उसी की तरह होगा, x की पावर n तो बाहर रहेगा, क्योंकि यार ध्यान, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि आप इंटीग्रेशन कर किसके सापेक्ष रहे हो, जिसके सापेक्ष कर रहे होगे ना उसी को आप चर मानोगे, बाकी को आप अचर मानना पड़ेगा। तो इस केस में गलतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए मैंने ये केस लिया है, ठीक है। तो x की पावर n को मैंने बाहर लिख लिया है, a dA का समाकलन हो जाएगा a की पावर, इसकी पावर 1 है ना, तो a की पावर 1+1 अपॉन 1+1 और बाद में हमारा c आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x की पावर n a की पावर 2 अपॉन 2 + c। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। याद रखना ये मैंने केस इसीलिए लिया था क्योंकि आपको समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है रियलिटी में, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में तो आई गई होगी अच्छे से। आप चाहो तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज है समाकलन का ज्यामितीय निरूपण, मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए ज्यामितीय निरूपण पढ़ लेते हैं समाकलन का। हेडिंग आप डाल सकते हैं, हेडिंग ये है हमारी
कि लास्ट हेडिंग है आज की वीडियो की, समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन का ज्यामितीय मीन्स ग्राफ क्या बनता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अगर इंटीग्रेशन मुझे dx का करना पड़ गया, तो इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो dx बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू dx, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ इंटू dx। और आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। मतलब इंटीग्रेशन dx का क्या आने वाला है, dx का आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c मीन्स x प्लस c। देखो भाई इंटीग्रेशन dx का क्या है, x प्लस c। मतलब dx का जो इंटीग्रेशन आया है वो आपको बता क्या आ रहा है, उसका चित्र कैसा बनेगा वो समझते हैं। चलो x प्लस c का चित्र तो बना ही सकते हैं आप। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो x प्लस c है ना, इधर देखो जरा, x प्लस c का ग्राफ बनाते हैं। x प्लस c का ग्राफ, c की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, बट हर केस में अलग अलग होगी। मान लेते हैं c की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2 इतनी मान लो यहाँ पे, ठीक है। 3 तक मान लो, चलो -1 और -2 सही है। तो मेरे पास कौन कौन से फलन आ जाएंगे, एक तो जब c की वैल्यू 0 डालोगे तो x प्लस 0 आएगा मीन्स x आएगा, एक x प्लस 1 आएगा, एक x प्लस 2 भी आ जाएगा जब c की वैल्यू 2 डालोगे, x प्लस 3 भी आ जाएगा, एक x माइनस 1 भी आ जाएगा, और साथ में हमारे पास x माइनस 2 भी आ जाएगा। आपको पता है y बराबर x का ग्राफ बहुत आसान है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ वो भी आसान है। अरे ये तो रैखिक समीकरण के ग्राफ हैं, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके इसका ग्राफ क्या है, ये मेरा रहा y एक्सिस, ये मेरा x अक्ष रहा। तो पहला वाला y बराबर x का ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा, एक मिनट, इस तरह से ये होगा y बराबर x का ग्राफ, सही है। x प्लस 1 का ग्राफ मतलब y h को ये 1 पे काटने वाला है, कहाँ पे, 1 पे। तो x प्लस 1 का ग्राफ कितना होगा, कुछ इस तरह से होगा, सही है। x प्लस 2 का ग्राफ मतलब y h को प्लस 2 पे काटेगा, ये रहा मेरा प्लस 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, तो एक मिनट, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये रहा मेरा y बराबर x प्लस 2 का। ऐसे ही x प्लस 3 का बन जाएगा, मैं वो बना नहीं रहा हूँ। x माइनस 1 का जरा देखो, ये -1 पे काटेगा यहाँ पे, वो इस तरह से बनेगा कुछ, और ऐसे ही -2 का ग्राफ कहाँ पे, -2 पे काटेगा। और सबका सरल रेखा होगा। सरल रेखा क्यों होगा भाई, क्योंकि ये रैखिक समीकरण का है, और रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है। आपको एक बात पता चली, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया था वो बता क्या रहा था, वो हमको दे क्या रहा था, वो इस टाइप के बहुत सारे ग्राफ दे रहा था। अच्छा, मतलब इस टाइप के बहुत सारे ग्राफ को कहते क्या हैं, इसे कहते हैं हम फैमिली ऑफ कर्व, मतलब वक्रों का एक परिवार कहते हैं, ठीक।